और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, जंग से दुनिया में त्राहिमाम है और जंग की जो आंच है वो दहलीज तक आ गई। तेल पर रोया पाकिस्तान और भारत का बड़ा प्लान। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो जंग है, जंग में हालात क्या हैं ये देख रहे हैं। अब तेल पर अटैक हो रहा है, जिसका जहां तेल ठिकाना है उस पर हमला करो और तेल खत्म कर दो। जो आप ड्रोन अटैक देख रहे हैं, ड्रोन हमले इजराइल की हाइफा रिफाइनरी पर हो रहा है। अभी जंग में शामिल देश एक दूसरे के तेल को खाक करके जलाने में लगे हैं और ये पूरी दुनिया को जला देगा। सिर्फ हाइफा ही नहीं, अगली तस्वीर देखिए, ये ईरान का तेल का जहाज है जिस पर अमेरिका ने अटैक किया है समंदर के बीच। सीधे आपको नजर आ रहा है समंदर, और समंदर के बीच ऑयल वेसल था, तेल का जहाज था ईरान का, जिस पर अमेरिका ने अटैक किया है। ये देश एक दूसरे के तेल को जलाने में लगे हैं और इसके उलट ईरान की सेना ने अमेरिकी एयरबेस पर हमले कर दिए हैं क्योंकि उनके तेल को निशाना बनाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ ईरान ने बहरीन के तेल ठिकाने पर अटैक कर दिया है बैपको में। कल भी यहां हमला किया था ईरान ने, आज फिर हमला किया है बहरीन की रिफाइनरी पर। सब एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं, अब तेल के प्यासे भी हो गए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ईरानी तेल है, अमेरिका और इजराइल ने हमला किया है। ये ईरान के फ्यूल टैंक हैं जिस पर अटैक किया गया। क्या ये लड़ाई अब तेल को जलाकर खाक करने की तरफ बढ़ रही है? क्या ये लड़ाई तेल की है? एक दूसरे के तेल पर अटैक, यानी एक दूसरे की ताकत पर अटैक, क्योंकि कमाई का यही बड़ा जरिया खाड़ी देशों का है। और आपको याद होगा, इससे पहले ईरान के बड़े तेल ठिकानों पर अटैक किया था अमेरिका ने, इजराइल ने। उसके बाद तबाही का मंजर और तस्वीरें सामने आई ईरान से। अब देखिए जरा, पाकिस्तान के पेट्रोल पंप पर लाइन लगी है और शहबाज शरीफ ने समझिए लॉकडाउन लगा दिया है। अमेरिका ईरान जंग का सबसे बुरा असर पाकिस्तान पर पड़ रहा है। तेल के दाम बढ़ने से पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए। खबर है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 दिन का तेल बचा है, इसलिए पड़ोस में हो रही जंग से पाक के हाथ पांव फूल रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए गए। सरकारी दफ्तर हफ्ते में 4 दिन खुलेंगे, फैक्ट्रियां भी कम चलेंगी। 50% सरकारी कर्मचारियों को घर से ही काम करने का निर्देश है। बहुत जरूरी होने पर ही गाड़ी और बिजली का इस्तेमाल करने को कहा गया है। पाकिस्तान में आधे से ज्यादा सरकारी गाड़ियां 2 महीने तक बंद रहेंगी। रमजान में नेता मंत्रियों के इफ्तार पार्टी पर बैन लगा दिया गया है। सरकार के मंत्री और सलाहकारों को अगले 2 महीने तक सैलरी नहीं मिलेगी और पाकिस्तानी सांसदों की सैलरी 25% कट कर मिलेगी। पाक मंत्री सांसदों के सभी विदेश दौरे रद्द कर दिए गए और उन्हें किसी भी तरह की फिजूल खर्ची से बचने को कहा गया है। दरअसल पाकिस्तान अपनी जरूरत का पूरा तेल खाड़ी देशों से लेता है। अमेरिका इजराइल से ईरान की जंग हुई तो तेल सप्लाई रुक गई है और शाहबाज सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम 55 रुपए बढ़ा दिए। इससे
पूरे पाकिस्तान में शाहबाज मुनीर के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। दबाव बढ़ा तो शाहबाज ने टीवी पर आकर मुल्क के नाम संदेश जारी कर दिया और कहा दुनिया में नया संकट आया है, इसलिए कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं। कहा जा रहा है इसलिए पिछले दिनों मुनीर सऊदी अरब भी पहुंच गए थे ताकि किसी तरह बातचीत हो, जंग रुके तो पाक को तेल मिलना शुरू हो। लेकिन पाकिस्तान का तेल निकल रहा है। लेकिन जंग की आंच सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं पहुंच रही है, दुनिया का हर देश इससे जूझ रहा है और यह तपिश सब तक पहुंचेगी। तो जरा ये वियतनाम की तस्वीर आप देख रहे हैं। वियतनाम में भी पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन नजर आ रही है। दूर तक जो आपको लाइन नजर आ रही है, सारी गाड़ियां पेट्रोल भराने को लेकर हैं। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में भी हालात यही है। बांग्लादेश में पिछले 3 से 4 दिन से हालात है, ये देखिए कई कई किलोमीटर में बाइक लगी हुई है तेल भरवाने के लिए। तारिक रहमान अभी चुनकर आए हैं और उनके लिए एक और मुश्किल सामने आकर खड़ी हो गई। चुनौती दुनिया के हर देश के लिए। देखिए जरा कौन सा मुल्क किस परेशानी से जूझ रहा है। सबसे पहले देखिए इटली। तेल और गैस की कीमतें इटली में बढ़ गई, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई है और इटली में आर्थिक मंदी का खतरा बढ़ गया है। फ्रांस, पेट्रोल पंप में लंबी कतार बढ़ने लगी है। तेल गैस महंगा होने से महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी और आर्थिक संकट का खतरा बढ़ गया है। थाईलैंड, ईंधन बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों के विदेश जाने पर रोक है। लिफ्ट की जगह सीढ़ियों के इस्तेमाल का निर्देश है। वियतनाम, घर से काम करने का आदेश दिया गया है, कम गाड़ियां इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। बांग्लादेश, कार बाइक के लिए पेट्रोल डीजल की सीमा तय की गई है। ईद तक यूनिवर्सिटी में छुट्टियां बढ़ाई गई, लोगों से बिजली और गैस बचाने की अपील की गई। इंडोनेशिया, सिर्फ 2 हफ्ते का रिजर्व तेल भंडार है। तेल संकट से इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं और घरेलू ईंधन की कीमतें 30% मिस्र में बढ़ गई हैं। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 22% बढ़ गए हैं। मिस्र में खेती और खाद का संकट भी गहरा गया है। अलग अलग देशों में हाल अलग अलग है। सुनिए जरा मैक्रो क्या कह रहे हैं और पुतिन क्या कह रहे हैं। Après la catastrophe, हम वर्तमान परिदृश्य में देखते हैं कि कैसे जब हम हाइड्रोकार्बन पर अत्यधिक निर्भर होते हैं तो ये दबाव का साधन बन सकता है, यहाँ तक कि अस्थिरता का कारण भी बन सकता है। travailleurs, secours et ingénieurs As of today, हमने पहले भी कई बार आगाह किया है कि अगर मिडिल ईस्ट में अस्थिरता और तनाव बढ़ा तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। पूरी दुनिया की तेल और गैस सप्लाई प्रभावित हो सकती है और इसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। 1.3. तो बात पूरी दुनिया की हो गई, अब बात हमारी। हिंदुस्तान पर क्या असर पड़ने वाला है, कितना असर पड़ने वाला है, जेब पर कितना असर पड़ेगा, महंगाई पर कितना असर पड़ेगा। उससे पहले सियासी दल प्रदर्शन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अमेठी में प्रोटेस्ट किया है, ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। दूसरी तरफ नवी मुंबई से तस्वीरें आई हैं। नवी मुंबई में भी सिलेंडर लेने वालों की लाइन लगी हुई थी। लोगों में डर और दहशत भी है कि कहीं ऐसा ना हो सिलेंडर मिलना बंद हो जाए, इसलिए भी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं या प्री बुकिंग करवा रहे हैं। दूसरी तरफ कमर्शियल सिलेंडर मिलने में दिक्कत हो रही है, यानी जो रेस्टोरेंट में चलते हैं, होटल में चलते हैं। इसलिए एक रेस्टोरेंट ने बाकायदा लिख दिया है कि यहां सिर्फ चाय और कॉफी ही मिलती है अभी। तो अलग अलग राज्य से अलग अलग खबरें हैं, बहुत सी अफवाहें हैं, बहुत सा सच है। यूपी में कमर्शियल सिलेंडर पर रोक की अफवाह से हड़कंप मचा। दावा है कुछ होटल रेस्टोरेंट ने खाने पीने के सामान सीमित कर दिए। लखनऊ, कानपुर में कई जगह बुकिंग के 4 से 5 दिन बाद सिलेंडर मिल रहा है। महाराष्ट्र, एलपीजी की समस्या से मुंबई में करीब 20% होटल रेस्टोरेंट बंद होने लगे। इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने चेतावनी दी है, गैस सप्लाई ठीक नहीं हुई तो 72 घंटे में 50% रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे। पुणे में हालात इतने खराब हैं कि गैस शवदागृह अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। दिल्ली एनसीआर में करीब 5 लाख कमर्शियल गैस के कनेक्शन है। कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई कम होने से हड़कंप के हालात। एसोसिएशन का कहना है 2 से 3 दिन आपूर्ति नहीं हुई तो होटल बंद हो सकते हैं। मध्य प्रदेश, भोपाल के होटल रेस्टोरेंट में सिर्फ 2 दिन का सिलेंडर स्टॉक बचा है, उनका कहना है।
यहां हर दिन 1000 कमर्शियल सिलेंडर की खपत होती है। 48 घंटे में सप्लाई बहाल नहीं हुई तो रेस्टोरेंट बंद करने पड़ सकते हैं, यह कहा जा रहा है। कर्नाटक, बेंगलुरु के कई रेस्टोरेंट्स में सर्विस बंद हो गई या सीमित कर दी गई। कई होटलों पर तो खाने की जगह सिर्फ चाय कॉफी उपलब्ध है। उसी तरह तमिलनाडु में चेन्नई सहित कई शहरों में कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई कम हो रही है, कई जगह ज्यादा है। होटल मालिकों ने चेतावनी दी है कि सिलेंडर नहीं मिला तो होटल बंद हो जाएगा। तो अलग अलग जगहों और अलग अलग राज्यों से जानकारी मिल रही है। सरकार क्या कर रही है ये मैं आपको बताऊंगा। पहले सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं। ये सिलेंडर नहीं दे रहे, बहुत परेशान कर रहे हैं, ना बुकिंग उठा रहे हैं। 1 महीने से ज्यादा हो गया, रोज आ रहे हैं, कह देते कल मिलेगा कल मिलेगा, और अब भी खाली लेके जा रहे हैं सिलेंडर। इन्होंने दुखी कर रखा है बहुत ज्यादा। कैसे ना बुकिंग भी ना हो रही घर से, और अब यहाँ आए हम तनु कह रहे हैं 1 बजे ना 1 बज गो, बाहर खड़े रहे 2:30 बजे बात करियो। बता 2:30 बजे तक हम यहीं रहेंगे। 15 दिन हो गए बुकिंग का, सिलेंडर नहीं मिल रहा है हम लोग का। आते हैं तो कहते हैं सिलेंडर खाली लेके आओ तो मिलेगा यहाँ पर, नहीं तो धक्के खाते रहो। 2-3 दिन से 2 सिलेंडर नहीं मिल रहा है। 2-3 दिन पहले मैं आया था तो वहाँ पे बोला कि ट्रक नहीं आ रही है, तो आज मैं आया हूँ, ऑफिस छोड़ करके आया हूँ कि नहीं तो फिर पता नहीं और रेट बढ़ेगा कि क्या होगा। अभी तो कुछ ही रेट बढ़ा है, आगे हो सकता है डबल हो जाए। ये सिलेंडर नहीं मिल रहा था, आज 10-15 दिन का बुकिंग नहीं मिल रहा था। जब यहाँ पे आए जब मिला है, वो भी नंबर लगा के पर्ची लिए जब। अब वहाँ जाके बोल रहे हैं तो बोले ऐसे वो भी मिल गया गनीमत है, नहीं तो वो भी नहीं मिलता। यहाँ सर पहली बात तो जो है सुबह से लोग आकर लाइन लगाए हुए हैं, उसके बाद जो है उसके बाद भी बुकिंग नहीं हो रहा है जो है, और समस्या जो है लोग लाइन में खड़े हैं, सबके यहाँ शादी है विवाह है, सब परेशान है जो है। सुबह से आके लोग लाइन लगाए हुए हैं। सास का गरम भोज है, कल हमको सिलेंडर नहीं मिल रहा है, कल हमारे घर की इज्जत कैसे रहेगी। नात मात हित दोस्त सबको हम न्योत बैठे हैं, सिलेंडर की इतनी शॉर्टेज है तो हमारे घर भोजन कैसे बनेगा। आज 1 हफ्ते से तो हमारी बहू लोग लकड़ी पर खाना बना के खा रही हैं। अभी हमारे पास स्टॉक पड़ा था, वो चल गया, आज का दिन चल जाएगा, कल से बंद हो जाएगा। मैडम पहला 1540 रुपए था, अभी 1850 हो गया, 300 रुपए बढ़ गया। ये क्या 2 दिन होटल चल सकता है, और 2 दिन के अंदर अगर सप्लाई नहीं हुआ है तो हमको होटल बंद करने की नौबत आ जाएगा। सब जगह पे गैस का बहुत स्केर्सिटी बढ़ रहा है, इसकी वजह से हम बहुत तकलीफ से ये होटल चलाना पड़ रहा है। आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर ही हमारा पूरा का पूरा होटल को शटडाउन करना पड़ेगा। अब देखिए जरा तेल आने का रास्ता कौन सा है जो भारत के लिए भी परेशानी बना है। ये जो आप देख रहे हैं, ये ईरान देख रहे हैं ऊपर, और ये जो आप देख रहे हैं पूरा रास्ता, ये आने का रास्ता है। देखिए इसमें कौन कौन से, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई देख रहे हैं, और ये शिप तेल का निकलता है यूएई ओमान से होकर इस रास्ते से आता है भारत। इस रास्ते को कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। जो गोल चक्र आप देख रहे हैं, ये 30 किलोमीटर का इलाका है, हिस्सा है पानी का, और यहीं पर ईरान बैठा है। यहां से जो भी जहाज निकलता है इस पर ईरान अटैक कर देता है, और इस ईरान ने इसको बंद कर दिया है। इसे फिर से प्ले कीजिए जरा और देखिए फिर से प्ले कीजिए इसे और देखिए किस तरह से ये जहाज वापस इस रास्ते से आ रहा है। कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान, ये आप देख रहे हैं, ये खाड़ी देश है इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यहीं से तेल आता है, और तेल आने का ये रास्ता है, यही रास्ता बंद कर दिया गया है। भारत का भी लगभग 50% तेल इसी रास्ते से आता है खाड़ी देशों से। बस यहीं पर ईरान बैठा है और उसने आने जाने वाले सारे जहाजों पर हमला किया है, और बहुत से तेल के जहाज उसने तबाह कर दिए हैं। अब भारत का लगभग 40-50% तेल यहां से आता है। तो सवाल यह है कि अब तेल आएगा कैसे, यह संकट है। लेकिन हर देश अपना तेल रिजर्व रखता है, भारत का भी तेल रिजर्व है, इसलिए बाकायदा आज बड़ी बैठक हुई। पेट्रोलियम मिनिस्टर ने बैठक ली है, केंद्रीय मंत्री ने बैठक की है कि भारत की तैयारी क्या है, भारत कैसे निपटेगा। इससे पहले कैबिनेट की बैठक भी हुई है, और कैबिनेट की बैठक में भी बड़े फैसले हुए हैं। आइए मैं आपको बताऊं सरकार क्या कुछ कर रही है और क्या फैसले हुए। तेल गैस के संकट पर देश भर में अफवाह और टेंशन बढ़ी हुई है, तो आम आदमी की जेब बचाने पीएम मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। तेल संकट और मिडिल ईस्ट के हालात पर पीएम मोदी ने कैबिनेट बैठक की, साफ कह दिया है कि तेल संकट का बोझ आम आदमी पर नहीं पड़ना चाहिए। महंगाई, ईंधन आपूर्ति और लोगों की जरूरत का पूरा ख्याल रखा जाए।
मोदी के निर्देश पर मंत्रालय और राज्य सरकार कड़ा एक्शन ले रही है। जमाखोरी रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी एस्मा लगा दिया गया है। 1955 का यह कानून खास हालात में सरकार को बड़ी ताकत देता है। वो अनाज, तेल, दवाइयों की सप्लाई और कीमत कंट्रोल कर सकती है। इसके लिए ग्राहक और एजेंसी के लिए ऐसे सामान सीमित कर सकती है। इसे आसान भाषा में जमाखोरी रोकने वाला कानून कह सकते हैं। कमर्शियल एलपीजी की बजाय घरेलू एलपीजी के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल के डायरेक्टर्स की एक 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है। यह कमेटी रेस्टोरेंट एसोसिएशन से बात कर उनकी जरूरतों को पूरा करेगी और एलपीजी की कमी या उससे जुड़ी अफवाहों को दूर करने का काम करेगी। भारत हर साल 3 करोड़ 10 लाख टन एलपीजी की खपत करता है और इसमें से 62% एलपीजी का भारत आयात करता है। पहले भारत का कच्चा तेल और गैस इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से आता था, लेकिन जंग होने से पहले ही भारत दूसरे विकल्प अपनाने लगा। अब भारत का 70% तेल और गैस दूसरे रूट से आता है। देश की सभी रिफाइनरियां भी अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर रही हैं। खबर है कि देसी रिफाइनरी से 10% ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है और आम लोगों को 100% एलपीजी सप्लाई जारी रहने की गारंटी दी गई है। सुनिए जरा इस त्राहिमाम पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। इस लड़ाई के वक्त में जो कमी हो रही है, आपूर्ति कैसे करेगी सरकार, उसकी सरकार की तैयारी क्या है। अदरवाइज तो चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी कि आम आदमी के हाथ से बहुत सी चीजें निकल जाएंगी और हो सकता है 2 हफ्ते अगर इसी तरह चला तो हमें आपको वही पुरानी व्यवस्था पर खाना बनाना पड़ेगा, कंडे ढूंढने पड़ेंगे और लकड़ी का इंतजाम करना है कि अभी इमीडिएट इसका कोई बहुत असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर लंबा वॉर चलता है तो सरकार ने कमेटी बना दी है। मेरे ख्याल से सरकार सारे सिचुएशन पे नजर रखी हुई। जो भी सोशल मीडिया में या तरीके से कोई र्यूमर फैलाया जाता है, मुझे किसी ने कहा कि लोग पेट्रोल बनाने लगे हैं जा करके कि क्या होगा, उस र्यूमर पर जा करके केओस नहीं करना चाहिए। बात यह है कि संकट बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमारी सरकार ने ये जो ट्रेड डील है इनकी, इसमें जिस तरह से झुके हैं अमेरिका के सामने, उससे हमारे संकट बढ़ेंगे और उसके ऊपर से जंग भी है तो ये तो बढ़ेगा। निश्चित तौर से एक बहुत इस वक्त संकट का दौर है और इसके लिए जो है वो हमारे देश में इसका असर कम से कम पड़े, लोगों को किल्लत का सामना न करना पड़े, इसके लिए जो है वो सरकार सारे जो प्रयास और उपाय हैं वो कर रही है। आपसे बात करूंगा तो मैंने बात की सीएम साहब से, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री महोदय ने कि मैं 2-4 दिन में ये नाफेड के लोगों को भी बुलाता हूँ और मीटिंग करके क्या रास्ते निकाल सकते हैं देखते हैं। सरकार को न सिर्फ इस पे शांति की तरफ बढ़ने के लिए कदम उठाने चाहिए, लेकिन भारत सरकार का जो स्टैंड है, जैसा कल कहा पार्लियामेंट में, उसको कारगर करना चाहिए कि डीएस्केलेशन हो, वायलेंस खत्म हो और कूटनीतिक रास्तों को दोबारा तलाशा जाए। इसी में सब लोगों का हित है, मैं ऐसा मानता हूं। तो ये जो रास्ता ईरान ने बंद किया है, अगर ये भारत के लिए रास्ता बंद हो गया तो दूसरे रास्ते कौन से हैं? सीधी सरल तरीके से आपको बताता हूं दूसरे कौन से तेल के रूट हैं जिससे तेल आ सकता है। तो आपके सामने अलग अलग रूट है। पहला रूट देखिए, रूस से आएगा तेल तो यहां से काला सागर होकर भूमध्य सागर से होते हुए सुएज नहर और अरब सागर होते हुए मुंबई या कोच्चि तक आएगा। पहला रूट फिर से प्ले कीजिए जरा और देखिए, ये रूट 1 है। रूस से तेल लेकर ये रास्ता है काला सागर होते हुए भूमध्य सागर, सुएज नहर, अरब सागर होते हुए मुंबई या कोच्चि तक। रूट 1 है तेल का। दूसरा रूट देखिए जरा, तेल भारत तक आने का दूसरा रूट कौन सा है? अमेरिका और वेनेजुएला से आता है तो ये रास्ता ब्राजील के रास्ते साउथ अफ्रीका, अरब सागर होते हुए मुंबई या कोच्चि तक तेल आएगा। ये दूसरा रूट है भारत का तेल लेने का। तीसरा रूट देखिए जरा, अगर इंडोनेशिया और दूसरे देशों से तेल लेता है तो ये रूट है कैसे बंगाल की खाड़ी से होता हुआ स्ट्रेट ऑफ मलक्का और विशाखापट्टनम। तो ये रूट है, 3 रूट। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव। भारत की सरकार इन सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए पहले से ही अपनी तैयारियां कर रही थी। हमारे क्रूड ऑयल के जो रिजर्व्स हैं वो इंटैक्ट हैं,
यद्यपि कि एलपीजी के दामों में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर की गई है, लेकिन भारत की जो सरकार है वो किसी भी तरीके की जो फर्दर अगर स्थितियां बिगड़ती हैं तो उसको डील करने के लिए अपनी तैयारियां पूरी करके रखे हुए है। और जैसा कि विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत की जो एनर्जी सप्लाई चेन्स को लेकर के जो तैयारियां हैं वो लगातार की जा रही हैं। हम कंटिजेंसी की स्थितियों को डील करने के लिए तैयार हैं। और एनर्जी सप्लाई चेन्स के संदर्भ में ये मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि हमारी जो एनर्जी इंपोर्ट्स को लेकर के डाइवर्सिफिकेशन की पॉलिसी है, जिसके के तहत हम विश्व के अन्य भागों से भी ऑयल का और गैस का इंपोर्ट करते हैं, जाहिर है कि ऐसी किसी कंटिजेंसी की स्थिति में उसे भी रैंप अप किया जा सकता है। अब देखिए जरा, एक तरफ ऑयल वॉर चल रहा है, तेल की लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ वाटर वॉर भी चल रहा है। ईरान गुस्से में है क्योंकि उसका पानी बंद कर दिया है। कैसे? उसका जो पानी, खारा पानी, खाड़ी देशों में खारा पानी आता है, खारे पानी को शुद्ध करने के लिए यह प्लांट लगाया जाता है जिसे आप देख रहे हैं इस वक्त। यह प्लांट खाड़ी देशों में जो खारा, वहां रेगिस्तान में बहुत पानी होता नहीं, तो खाड़ी देशों में इस तरह के प्लांट लगाए जाते हैं जिसे खारे पानी को शुद्ध करके वो पी सकें और इस्तेमाल कर सकें। उनके इस प्लांट को, ईरान के इस प्लांट को इजराइल ने तबाह कर दिया है, इसलिए ईरान गुस्से में है। तो आपको बताऊं कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष अब खतरनाक मोड़ पर आ गया। अब सैन्य ठिकाने ही नहीं, तेल और पानी के प्लांट निशाने पर हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसके वाटर प्लांट को निशाना बनाया गया। जिस प्लांट पर हमला हुआ वो हॉर्मुज स्ट्रेट के करीब केशम द्वीप है। वाटर प्लांट पर हमले से 30 गांव में पानी की सप्लाई ठप हो गई। कहां से मिलेगा पानी? इसके बाद बहरीन ने भी वाटर प्लांट पर ड्रोन हमले का दावा किया है। दरअसल जिस प्लांट पर हमला किया गया वो डीसैलिनेशन प्लांट था, जिसे प्लांट, ऐसे प्लांट में समंदर के खारे पानी को पीने लायक बनाया जाता है। खाड़ी देश पेयजल के लिए डीसैलिनेशन प्लांट पर ही निर्भर होते हैं। दूसरे कामों के लिए भी इसी प्लांट से पानी की सप्लाई होती है। दुनिया भर में डीसैलिनेशन क्षमता का 60% हिस्सा खाड़ी देशों में है, क्योंकि इनके पास खारा पानी होता है। फारस की खाड़ी में 400 से ज्यादा वाटर डीसैलिनेशन प्लांट हैं। ऐसे प्लांट पर हमले से कतर और बहरीन सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, हालत खराब होगी। अब देखिए जरा, जो खाड़ी देश हैं, इन देशों में कौन कौन से देश हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा ये प्लांट लगा रखे हैं, क्योंकि पानी का दूसरा कोई स्रोत नहीं है। तो आपके सामने आ गया है। सबसे पहले देखिए, यूएई ने 42% इनकी पानी की सप्लाई इसी प्लांट से होती है, डीसैलिनेशन प्लांट से। सऊदी अरब की 70% जो है पानी प्यूरिफाई करता है सऊदी अरब। ओमान लगभग 86% पानी प्यूरिफाई करता है, खारे पानी को प्यूरिफाई करके इस्तेमाल करता है। कुवैत लगभग 90% खारे पानी को शुद्ध करता है और पीने लायक बनाता है। सुनिए जरा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। Everything they have is gone, including... अगर हम उन पर हमला करते हैं तो बिजली उत्पादन और कई अन्य चीजों से संबंधित कार्यों के लिए उनके पुनर्निर्माण में कई साल लगेंगे। हम उन पर हमला करने से पहले ये देखने का इंतजार कर रहे हैं कि क्या होता है। और ईरान का पानी पर हमला हुआ तो अब ईरान कैसे बदला ले रहा है। ईरान लगातार मिसाइल अटैक कर रहा है। ये तस्वीर देख रहे हैं ईरानी मिसाइल की। IRGC खमनेई की सेना ने अटैक किया है अमेरिकी बेस पर। खमनेई की नेवी भी अटैक कर रही है। ये नेवी का हमला है। नेवी ने अलुदैद एयरबेस पर अटैक किया है और ये अमेरिकी एयरबेस है, उस पर हमला किया है। दूसरी तरफ बहरीन के होटल पर अटैक हुआ है। बताया जाता है कि यहां कोई अमेरिकन मौजूद था। इसकी जानकारी ईरान को मिली और उसके बाद बहरीन के इस होटल पर अटैक हुआ। और देखिए, इस हमले के बाद देखिए,
इस तरह के अटैक बहरीन में हो रहे हैं। लगातार बहरीन में सायरन बज रहे हैं लोगों को अलर्ट करने के लिए, आगाह करने के लिए। ईरान ने, देखिए, अमेरिका ने क्रूज मिसाइल दागी थी, ईरान ने क्रूज मिसाइल इंटरसेप्ट की है और मिसाइल गिरा दी है अमेरिकन मिसाइल। और इन हमलों में दोनों तरफ की सेनाएं भी मारी जा रही हैं। अमेरिकी जवान जो मारा गया, उसका ताबूत, उसका शव पहुंचा है। तो ईरान न सिर्फ अमेरिका को निशाना बना रहा है, इजराइल पर कम हमले कर रहा है, लेकिन इजराइल पर भी अटैक कर रहा है। यह सेंट्रल इजराइल का इलाका है जहां पर हमला किया है। और इन लगातार हमलों के बीच ईरान ने एक शर्त रख दी है दुनिया के देशों के लिए। तेल लेना है तो हमारी एक शर्त माननी होगी। तो ईरान की देखिए शर्त क्या है तेल लेने की। अमेरिका और इजराइल जंग, ईरान में जंग का 11वां दिन में पहुंच गया। ये जो जंग है, इस बीच हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर तनातनी लगातार बढ़ती जा रही। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों के गुजरने पर फिलहाल पाबंदी लगा रखी है इस इलाके से। अब ईरान ने इस रास्ते जहाजों के गुजरने को लेकर नई शर्त रखी है। IRGC ने कहा है कुछ देशों को इजाजत दी जा सकती है, लेकिन पहले उन्हें इजराइल, अमेरिका के जो राजदूत उनके देशों में हैं, इनको निकाल बाहर करना होगा। यानी जो देश अमेरिका और इजराइल के राजदूत को अपने अपने देश से निकाल देंगे। हालांकि अमेरिकी चैनल CNN की रिपोर्ट में अलग दावा किया गया। एक ईरानी अधिकारी के हवाले से सिक्योरिटी टैक्स की बात की गई है। कहा गया ईरान यहां से गुजरने वाले जहाजों पर अब टैक्स लगाएगा। यह टैक्स अमेरिका के सहयोगी देशों के जहाजों पर लगाए जा सकते हैं। ईरान दावा कर रहा है कि तेल की कीमतों पर कंट्रोल उसके हाथ में है और अमेरिका को इंतजार करना होगा कि ईरान आगे क्या कदम उठाता है। ईरान का दावा है कि एनर्जी मार्केट पहले से ही अस्थिर हो चुका है और ईरान तब तक लड़ाई जारी रखेगा जब तक ट्रंप हार नहीं मानते। ईरान दावा कर रहा है वो 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने देगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का बहुत अहम कारोबारी रास्ता है। दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है, सप्लाई होता है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं खमनेई की सेना के सलाहकार। हम एक लंबे युद्ध के लिए तैयार हैं, जो संभवतः 10 साल तक चल सकता है। हमारी सशस्त्र सेनाएं पूर्व निर्योजित परिदिशाओं के अनुसार कार्य कर रही हैं और तब तक जारी रहेंगी जब तक कि अमेरिका को इस क्षेत्र से खदेड़कर पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं कर दिया जाता। तो अब तक सिर्फ ईरान अटैक कर रहा था, ईरान के साथ साथ लेबनान से हिजबुल्लाह भी हमले कर रहा है। ये आप देख रहे हैं, हिजबुल्लाह ने भी मिसाइल दागी और ये सारी मिसाइल इजराइल की तरफ दागी गई। हिजबुल्लाह की तरफ से दिन रात हर वक्त मिसाइल हमला हो रहा है और इसमें दावा है कि नेतन्याहू के कई जवान भी मारे गए। हिजबुल्लाह ने इजराइल के बेस को निशाना बनाया है। दूसरी तरफ इजराइल के साथ साथ ईरान के हमले भी हो रहे हैं। देखिए जरा तेल अवीव, इजराइल की राजधानी के हालात देखिए जरा, इमारतें कैसे पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं। और इसके जवाब में इजराइल से सटा हुआ लेबनान है, तो हिजबुल्लाह पर भी लगातार इजराइल हमले कर रहा है जवाबी कार्रवाई के तहत। تشاهدون الآن الغارة الثالثة العدو الصهيوني صاروخين ولم تنفجر كما تشاهدون الآن
الغارة الثالثة العدو الصهيوني صاروا خيمة. तो दुनिया को जंग में झोंककर ट्रंप ने फ्लाइट ले ली है, फ्लोरिडा की उड़ान भरी है ट्रंप ने। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। होटल में पहुंचे हैं, वहां उनकी तारीफ हो रही है, खुश हो रहे हैं। और इस बीच ट्रंप ने पुतिन को फोन लगाया है। बताया गया कि ट्रंप और पुतिन की लगभग 1 घंटा तक बात हुई है। दोनों बड़े नेताओं की क्या बात हुई है और क्या जंग रुकेगी? देखिए, ट्रंप ने जंग के बीच पहली बार पुतिन से बात की है। ट्रंप और पुतिन के बीच 1 घंटे तक फोन पर बात हुई। ट्रंप ने कहा ईरान के साथ जंग लगभग खत्म हो चुकी है। ईरान के पास ना नेवी बची है और ना वायुसेना। हमने ईरान के 46 जहाज को समंदर में डुबो दिया है। अमेरिकी नेवी को ईरानी जहाज डुबोने में मजा आता है। ईरान ने दुनिया में तेल की सप्लाई रोकने की कोशिश की तो ईरान पर 20 गुना ज्यादा ताकत से हमला करेंगे। मिसाइल, तेल भंडार के बाद बिजली बनाने के ठिकाने अब बर्बाद करेंगे हम। जंग खत्म होने के बाद तेल और गैस की कीमतें कम हो सकती हैं, इसलिए जरूरत पड़ी तो हम ईरान से बात भी कर सकते हैं, ट्रंप ये कह रहे हैं। ईरान क्या कह रहा है? ईरान के खिलाफ अमेरिकी इजरायली जंग फेल हो चुकी है। ईरान पर हमला करने वालों को कड़ा जवाब दिया जाएगा ताकि वो दोबारा ऐसा करने की हिम्मत भी ना कर सके। हम ही ये तय करेंगे कि यह युद्ध कब खत्म होगा। ट्रंप हार छिपाने के लिए झूठी सैन्य सफलता दिखा रहे हैं। अमेरिका का गोला बारूद खत्म होने के करीब है, इसलिए हम युद्ध से निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं। लेकिन अमेरिका से बातचीत की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। अगर अमेरिका इजराइल सीजफायर की बात करते हैं तो पहले यह भरोसा देना होगा कि वो दोबारा हमला नहीं करेंगे। सुनिए जरा ट्रंप क्या कुछ कह रहे हैं और ईरान के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। मैं किसी आतंकी शासन को दुनिया को बंधक बनाने और ग्लोबल तेल आपूर्ति रोकने की इजाजत नहीं दूंगा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट सुरक्षित रहेगा। हमारे कई नौसैनिक जहाज वहां तैनात हैं और अगर ईरान ने किसी भी तरह दुनिया की तेल सप्लाई रोकने की कोशिश की तो हम 20 गुना ज्यादा हमला करेंगे। यदि उन्हें अपनी सुविधाओं की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का अधिकार है तो मुझे लगता है कि हमें भी है। वास्तव में हमें अपनी रक्षा और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का और भी अधिकार है और हम यही कर रहे हैं। यह हमारा युद्ध नहीं, यह हमारी मर्जी नहीं, यह युद्ध हम पर थोपा गया है। हम आक्रमण के अधीन हैं और हम अपनी रक्षा कर रहे हैं। देखिए, तो हमला सिर्फ ईरान और हिजबुल्लाह नहीं कर रहे हैं, हमला अमेरिका और इजराइल भी कर रहे हैं और इस जंग को और आगे बढ़ा रहे हैं। ईरान भी अपनी तरफ से ताकत बढ़ाने जा रहा है और बड़े हथियार से हमला करने जा रहा है। नेतन्याहू ने बैठक की है, लगातार अपने ऑफिसर्स के साथ, सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए तेहरान की बिल्डिंग का हाल। इस पर इजरायली हमला हुआ था जिसके बाद पूरी बिल्डिंग नेस्तनाबूद हो गई। तेहरान में लगातार हमलों के बाद ये एक तस्वीर आप देख रहे हैं। तेहरान में अटैक हुआ है, रात के अंधेरे में हमला हुआ। और दोनों मुल्कों में हालात एक जैसे हैं। हमले के बाद लोगों को शेल्टर होम में जाना पड़ता है। ये तेहरान की तस्वीरें हैं। हमले की वार्निंग के बीच मेट्रो के अंडरपास में महिलाएं छिपी हुई हैं। लेकिन अब ईरान ने इस जंग को और आगे बढ़ा दिया। अब ईरान 1,000 किलो के बम मार रहा है। 1 टन विस्फोट भरे बम और मिसाइल दागे जा रहे हैं। देखिए जरा ईरान अब क्या तैयारी में और क्या कर रहा है। ईरान के पास जो 1 टन वॉर हेड वाली मिसाइल है वो मार रहा है, यानी मिसाइल के आगे जो विस्फोटक लगा होता है ये 1 टन कर दिया है, 1,000 किलो। दुश्मन को मात देने के लिए अब ईरान ने घातक प्लान तैयार किया है।
ईरान अब एक एक टन के वॉरहेड वाली मिसाइलें दाग रहा है। ये वॉरहेड खुर्रमशहर 4 जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों में लगाए जा रहे हैं। 1 टन के वॉरहेड को एयर डिफेंस को बेअसर करने के लिए बनाया गया। इन मिसाइलों से बहुत ही ज्यादा तबाही मचने की आशंका है और इस वॉरहेड से कोई भी सैनिक कैंप पूरी तरह से तबाह हो सकता है। आम मिसाइलों में करीब 500 किलो तक का वॉरहेड होता है, लेकिन 1000 किलो का वॉरहेड कंक्रीट को सीधे भेद सकता है। इजराइल के F-35 जैसे महंगे विमान कंक्रीट शेल्टर में रखे जाते हैं। अब उन शेल्टर तक मिसाइल कैसे जाएं? तो 1000 किलो के वॉरहेड वाले हमलों से वो राख हो जाएंगे। एयरबेस पर 1 टन के बम रनवे पर बड़ा और गहरा गड्ढा बनाता है। वो गड्ढे इतने बड़े होते हैं कि उन्हें भरने में कई दिन लग सकते हैं। 1 टन के बम के हमलों से एयरबेस पूरी तरह से तबाह हो जाता है। अगर ऐसी मिसाइलें बेस के तेल भंडार या हथियार डिपो पर गिरती हैं तो इसका ब्लास्ट रेडियस एक चेन रिएक्शन शुरू करता है और जिसके बाद पूरा का पूरा बेस राख में तब्दील हो जाता है। अगर ऐसी मिसाइल किसी राजनीतिक हस्ती के आवास पर गिरे और एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो जाए तो बचना नामुमकिन होगा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट यूके देबनाथ। ईरान ने यह दावा किया है कि उसने इजराइल में हाइफा के पास तेल स्टोरेज भंडारण पर हमला किया है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, उभय पक्ष चाहता है कि दूसरे देश की इकोनॉमी को भी चोट पहुंचाई जाए, उसकी वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप एक देश की ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रिफाइनरीज को या स्टोरेज को डिस्ट्रॉय करते हैं तो उस देश की जो आंतरिक इकोनॉमी है उसको भी आप धक्का दे रहे हैं। तो देखिए जरा, ईरान ने वॉरहेड 1 टन का कर दिया है, 1000 किलो का। दूसरी तरफ अमेरिका भी समझ रहा है कि जंग में उसके हाथ फंस चुके हैं। अमेरिका ने देखिए B-52 ये अमेरिका ने भेज दिया है। B-2 बॉम्बर है, ये B-2 बॉम्बर यूके में भेज दिया है। ये यूके की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अमेरिकी B-2 बॉम्बर वहां पहुंच गए। यूके से ईरान तक पहुंचना कम दूरी है, लगभग 3 घंटे में ये B-2 बॉम्बर पहुंच सकते हैं और 25 नए B-2 बॉम्बर का ऑर्डर दे दिया है अमेरिका ने। ये आप देख रहे हैं, ये है बम वर्षा, किसी को B-2 बॉम्बर कहते हैं। 25 और खरीद लिए ट्रंप ने, ऑर्डर दे दिया है। पश्चिम एशिया की जंग में दोनों ओर से पूरी ताकत झोंकी जा रही है। अमेरिका और ईरान अपनी सेना को लगातार मजबूत कर रहे हैं। अमेरिका ने 25 नए B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स खरीदने का ऑर्डर दिया है। ट्रंप के मुताबिक नए B-2 प्लेन पहले से ज्यादा मॉडर्न होंगे और अमेरिका की मिलिट्री पावर को और ज्यादा मजबूत करेंगे। दरअसल अमेरिका के पास बम बरसाने वाला स्पेशल विमान है जिसका नाम B-2 बॉम्बर है, जो बंकर बस्टर बम गिराता है। केवल अमेरिका के B-2 बॉम्बर से ही यह बम दागा जा सकता है। B-2 विमान 18,000 किलो तक का विस्फोटक ले जा सकता है। बिना ईंधन भरे B-2 बॉम्बर की रेंज 11,000 किलोमीटर बताई जाती है, यानी ये दुनिया में किसी भी जगह कुछ ही घंटों में पहुंच सकता है। B-2 बॉम्बर की कीमत है 18,000 करोड़ रुपए और जो इसे दुनिया का सबसे महंगा फाइटर जेट बनाता है। अमेरिका के पास इस वक्त ऐसे 19 B-2 विमानों का बेड़ा है। पारंपरिक रडार पर इस जेट को पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। यह हवाई सुरक्षा भेदने और सटीक हमले करने में बहुत माहिर है। खबर यह भी है कि अमेरिका को मिसाइलों की कमी महसूस हो रही है। अमेरिका दक्षिण कोरिया के बेस से अपनी मिसाइलें शिफ्ट कर रहा है और दक्षिण कोरिया में अमेरिका की पैट्रियट एंटी रॉकेट मिसाइलें मौजूद हैं। इन मिसाइल सिस्टम को अमेरिका गल्फ देशों में भी शिफ्ट कर रहा है। सुनिए जरा, B-2 बॉम्बर 25 ऑर्डर कर चुका है। अमेरिकी रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं? Their military is being systematic. अपने आतंकवादी गुर्गों और कायरतापूर्ण हमलों के जरिए वे अब दुनिया को बंधक बनाने के लिए परमाणु बम की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। ईरानियों ने मेरे हजारों अमेरिकी भाइयों को निशाना बनाकर मार डाला है। राष्ट्रपति ट्रंप इस परमाणु बम की होड़ को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना अभी, ना कभी, ना हमारी निगरानी में। Iran stands alone. चलिए, जंग के मैदान के बाद अब आपको लिए चलता हूं सदन, जहां एक अलग युद्ध चल रहा है। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। सदन में अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर के खिलाफ आया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। विपक्ष ने आज प्रदर्शन किया।
दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी प्रदर्शन किया है। आलू लेकर सपा के सांसद प्रोटेस्ट कर रहे थे। आलू महंगा बालू, सस्ता आलू महंगा बालू, आलू महंगा। एक बार आग्रह कर रही हूँ माननीय सदस्य दबाव में आए नहीं तो क्यों? LOP has given sufficient time. सभापति महोदय नाराज मत होइए। हंगामे के बीच लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई है। प्रस्ताव पेश करने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर तकरार हुई। ऐसे में सवाल है कि क्या इस प्रस्ताव से स्पीकर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? विपक्ष ने स्पीकर पर पक्षपात के आरोप लगाए थे। इसके बाद से ओम बिरला ने सदन की अध्यक्षता नहीं की है। अब चर्चा के बाद इस अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हो सकती है, लेकिन विपक्ष के पास प्रस्ताव पास कराने लायक संख्या नहीं है। अब आइए आपको बताऊं सदन में क्या हो रहा है। बजट सत्र के दूसरे दिन स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने लोकसभा में प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में विपक्ष ने स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगाया। विपक्ष के नेता और दूसरे विपक्षी नेताओं को नहीं बोलने दिया गया। साथ ही विपक्ष की महिला सांसदों पर भी आरोप लगाए गए। सांसदों को पूरे सेशन से सस्पेंड करने का भी जिक्र है। पूर्व पीएम के खिलाफ सत्ता पक्ष ने आपत्तिजनक बातें कही, लेकिन आरोप है कि स्पीकर ने उन्हें रोका टोका नहीं। अब इस अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में चर्चा हो रही है। इसके बाद जरूरत होने पर वोटिंग भी हो सकती है। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला सदन में मौजूद रह सकते हैं, लेकिन लोकसभा की कार्रवाई की अध्यक्षता नहीं कर सकते। उन्हें अपना पक्ष रखने और मतदान करने का अधिकार होगा। 50 से ज्यादा सांसदों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। अब इस प्रस्ताव पर 10 घंटे चर्चा हुई। स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित होता है। लोकसभा में एनडीए के पास 290 से अधिक सांसदों का समर्थन है। एनडीए के पास बहुमत के लिए जरूरी 272 से ज्यादा सीटें। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का पास होना मुश्किल है। सुनिए जरा अविश्वास प्रस्ताव पर क्या कह रहे हैं सियासतदान। अफेयर्स मिनिस्टर मैं भी विधानसभा में रह चुका हूं। उनको तभी खड़ा होना पड़ता है जब पार्लियामेंट चलने के नियमों से दूर कोई चीज होती है। ये बात सही है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के नाते सबसे ज्यादा इंटरप्ट किरण रिजिजू ने किया है, मैं सहमत हूं, मगर ऐसा इरिस्पॉन्सिबल विरोध पक्ष भी कभी नहीं आया है। The power of the speaker which is not allowed. It's a violation of the constitution और यही हम देख रहे हैं। यही हम देख रहे हैं पिछले 5 साल से। 20 बार नेता विपक्ष को बार बार संयोजित तरीके से मोशन ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट्स एड्रेस, जो इतना महत्वपूर्ण चर्चा है, 20 बार उनको इंटरप्ट किया गया। आपके यहाँ में भी काफी अच्छे लोग हैं, आपके लोग में भी अच्छे हैं, लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष उन्हीं को बनाया। हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा हाथ में तो है नहीं। मैंने देखा है, देखिए प्रियंका वाड्रा गांधी जी अब पीछे बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। अगर इनको नेता प्रतिपक्ष बनाते तो भी शायद परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा होता। वो तो कम से कम बैठती है, सुनती है कम से कम। इनका नेता प्रतिपक्ष तो सुनता ही नहीं, मुस्कुराती भी है, बहुत मुस्कुराती भी है। बातें इसलिए कही जाती हैं क्योंकि जो मेरे भाई करते हैं वो सच बोलते हैं। इनके सामने आज तक एक ही व्यक्ति है जो इस पूरे देश में जो झुका नहीं है। इन्होंने सब कोशिशें की, पैसे खर्चे। मुझे तो हंसी इसी बात पे आ रही थी कि तुम डर रहे हो इनसे। इनकी जो सच्चाई है, इनका जो सत्य है, वो पच ही नहीं रहा है। रूल्स ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द हाउस ये है सर, जो ये 10 कह रहा है। 10 ये कह रहा है कि जो भी उस चेयर पर बैठेगा, जो हाउस ने पहले से डिसाइड कर रखा है, उसके पास स्पीकर का उतना ही अधिकार है। यही आर्टिकल 95(2) कह रहा है सर। यार मोदी जी के जगह बैठाओ ना, मोदी जी का इस्तीफा कराओ और उनको बैठा दो। अगर आपको इतना ही लग रहा है कि बहुत अच्छा है, तो इससे बढ़िया क्या होगा? देश के अंदर एक ऐसा माहौल बनेगा कि एक नया आपने वो कर दिया। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, टीम इंडिया पर पैसों की बारिश शुरू हो गई है। टीम इंडिया की तस्वीरें भी सामने आई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सूर्य कुमार का स्वागत हुआ है, उनके घर पर वेलकम हुआ है। देखिए जरा, T20 खिताब जीतने के बाद बीसीसीआई ने भी खजाना खोल दिया है।
टीम के लिए 131 करोड़ के नगद इनाम की घोषणा की है। 2024 में T20 विश्व कप जीतने पर 125 करोड़ इनाम मिले थे। बीसीसीआई ने 2 साल बाद 6 करोड़ राशि बढ़ा दी है। इनामी राशि का बड़ा हिस्सा प्लेइंग 11 समेत टीम के 15 खिलाड़ियों में बटेगा। हर एक खिलाड़ी को लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके अलावा टीम के हेड कोच को करीब 4 से 5 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। बाकी सपोर्ट स्टाफ को भी करोड़ों रुपए का रिवॉर्ड मिलता है। ये पूरी रकम सीधे खिलाड़ियों के बैंक अकाउंट में नहीं जाती है। इस इनामी राशि पर सरकार को 30% टैक्स भी देना होता है। आईसीसी खिताब जीतने पर भारत को 27 करोड़ 48 लाख का इनाम मिला। आईसीसी ने इस टूर्नामेंट के लिए 120 करोड़ का फंड रखा था। 2024 की तुलना में इस फंड को 20% बढ़ाया गया। ग्रुप स्टेज और सुपर 8 स्टेज के लिए भी टीम को करोड़ों रुपए मिले। सारी रकम को जोड़ दें तो यह आंकड़ा 160 करोड़ रुपए के करीब पहुंचता है और क्रिकेट इतिहास में किसी टीम को मिलने वाली यह बड़ी रकम है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं राजीव शुक्ला। 30 करोड़ का इनाम देने का फैसला किया, जो कि बहुत बड़ी धनराशि दी जा रही है, क्योंकि उन्होंने जो हासिल किया है, जो उपलब्धि है वो इतनी बड़ी है कि ये राशि भी कम है। और मैं समझता हूँ बीसीसीआई ने अब तक की सबसे बड़ी धनराशि पुरस्कारों में। और देखिए इस बार का जो मैच था T20 वर्ल्ड कप, इसमें बंपर कमाई भी हुई है और दर्शकों का भी जो आंकड़ा है देखने वालों का, उसने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सबसे पहले देखिए जरा 2011 में देखिए। सबसे पहले 2011 विश्व कप सेमीफाइनल को देख रहे थे 49 करोड़ 50 लाख लोग। विश्व कप फाइनल 2011 भारत श्रीलंका के बीच हुआ, 55 करोड़ से ज्यादा लोग देख रहे थे। इधर देखिए 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल भारत पाकिस्तान 40 करोड़ लोग देख रहे थे, लेकिन T20 विश्व कप फाइनल 2026 भारत न्यूजीलैंड 82 करोड़ से ज्यादा दर्शक इस मैच को देख रहे थे। भारत न्यूजीलैंड फाइनल मैच में रिकॉर्ड टूट गए। इस मैच को 82 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा है। डिजिटल और टीवी प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड लोगों ने देखा। मैच के अंतिम समय में 79 करोड़ से ज्यादा दर्शक मैच लाइव देख रहे थे। मैच के बाद प्रेजेंटेशन समाप्त होने तक यह संख्या 82 करोड़ पार पहुंच गई थी। भारत श्रीलंका विश्व कप फाइनल में 55 करोड़ 80 लाख दर्शकों ने देखा। रिकॉर्ड दर्शकों के साथ ही इस विश्व कप से भारी कमाई हुई। अनुमान के मुताबिक करीब $1 बिलियन की कमाई हुई है, मतलब करीब 9,000 करोड़ रुपए का राजस्व। इस तरह कमाई के मामले में भी आईसीसी ने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। कमाई का बड़ा हिस्सा प्रसारण अधिकारों से मिलता है। सुनिए जरा कप्तान सूर्या क्या कह रहे हैं। जीतते ही मेरे मन में यह था कि जिस चीज ने मुझे सब कुछ दिया है अपनी धरती ने, और जो पिच की वजह से मैं आज क्रिकेट की पिच की वजह से इतना सब कुछ मिला है मुझे, तो उसे तो छू के इस माटी सर पे लगाना बहुत जरूरी था। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये था कि इंडिया में एज अ कैप्टन जीतनी है ये ट्रॉफी, और अहमदाबाद में बहुत जीतना जरूरी था, तो वहां पे जीते और बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोगों को भी बहुत बहुत। और इसके बीच सूर्या पहुंचे थे मंदिर ट्रॉफी जीतने के बाद। मंदिर पहुंचे। अब इस पर बवाल हो गया। पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद सवाल उठाने लगे कि मंदिर क्यों गए, चर्च और दूसरे धर्म स्थल क्यों नहीं गए। सुनिए। खेल और खिलाड़ी न किसी धर्म का होता है, न किसी मजहब का होता है, न किसी जात का होता है, वो अपनी टीम का होता है। और हमारे खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को, हिंदुस्तान को, या अंग्रेजी में बोले तो इंडिया को जिताया है। उसमें सभी लोग थे। जब हम वर्ल्ड कप 83 में जीते तो उसमें हिंदुओं में हम थे, मुस्लिम में किरमानी थे, सिख में बलिंदर सांधू थे, ईसाई में रॉजर बिनी थे। यहाँ हमारे पास टीम में संजू सैमसन हैं, वो है खिलाड़ी के रूप में खेल रहे थे, क्रिश्चियन के रूप में नहीं। जिस प्रकार से उन्होंने रन बनाए तो भारतीय टीम के लिए बनाए थे, किसी धर्म के लिए नहीं बनाया था। और धर्म तो धारण किया जाता है, वह कोई मजहब नहीं है। इतना अच्छा वर्ल्ड कप जीते हैं, कितना अच्छा सवाल आप लोग कीजिएगा। ये कीर्ति आजाद क्या बोले, अब इसमें मैं क्या बोलूं, कुछ अच्छा सवाल कीजिए ना कि कैसा मजा आया, किस बॉलर। हाँ, ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन हुआ, बेकार क्वेश्चन पूछ दिया आप। तो कीर्ति आजाद ने जो सवाल उठाए, ईशान किशन से वो सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा ये बेकार सवाल है, कुछ अच्छा सवाल पूछिए। ये बारी है लाइफ का फंडा की। जंग के दौर में का फंडा भी उसी से जुड़ा है। पूरी दुनिया में इस समय जंग की बात और उसका असर दिख रहा है, लेकिन युद्ध कब लड़ना चाहिए और जंग में दुश्मन को कैसे हराया जाए, आचार्य चाणक्य ने इसका बड़ा फंडा दिया। आचार्य चाणक्य ने कहा, अनुलमेन बलिनम प्रतिलोमेन दुर्जनम। मतलब अगर दुश्मन आपसे बहुत ज्यादा ताकतवर है तो उसे कूटनीति से हराने की कोशिश करें।
लेकिन शत्रु अगर बार बार धोखा देने वाला हो तो उस पर कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए। वैसे आचार्य चाणक्य ने कहा, जब शांति और सुलह का रास्ता ना हो तभी युद्ध करना चाहिए, और जंग में धोखा या चाल सब कुछ जायज है, क्योंकि युद्ध केवल ताकत से नहीं, बुद्धि और चालाकी से जीता जाता है। आचार्य चाणक्य ने कहा, दुश्मन को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसकी ताकत और कमजोरियों को समझना जरूरी है ताकि हम उसकी रणनीतियों का काट निकाल सकें और फिर दुश्मन की कमजोरी पर कड़ा वार करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने युद्ध को लेकर एक और अहम फंडा दिया है। युद्ध अगर धर्म, न्याय और जनता की रक्षा के लिए हो तो वो उचित है, लेकिन अगर वो केवल अहंकार या वर्चस्व के लिए है तो उसे उचित नहीं कहा जा सकता। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाइए, अपनी जिंदगी में उतारिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।